नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आधुनिक हिंदी में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अनिवार्य हिंदी में आपका जो सिलेबस रहेगा 2024-25 में आपका जो एग्जाम होने वाला है, यानी ये जो सत्र चल रहा है उसमें आपको अनिवार्य हिंदी में क्या क्या चीजें पढ़नी है क्लास 12th में, और किस किस तरह का पैटर्न आपके लिए रहेगा और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी। देखिए, किसी भी चीज को जब हम तैयार करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसमें से प्रश्न किस तरीके के पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रश्न उसमें से आएंगे। और चिंता मत करिए, पूरा सिलेबस आपको आधुनिक हिंदी पर उपलब्ध रहेगा। यहां से भी आप एक एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले थोड़ा सा आपके लिए समय बताया है कि समय क्या है, 3.25 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए समय रहेगा। इसमें आपको अपना पेपर पूरा करना है। उसके बाद में 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। देखिए ये क्या है, यहां पर लिखा हुआ है 100 नंबर का पूर्णांक है, यहां पर है 80 नंबर। इसका मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम में आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। उसमें सत्रांक जो सेशनल मार्क्स स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं 20 नंबर के, वो आपका 20 नंबर का रहेगा। इस तरह से दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 80 का आपका पेपर हो गया बोर्ड एग्जाम का, और 20 नंबर आपके सत्रांक यानी कि सेशनल मार्क्स हो गए। इस तरह से ये 100 नंबर का पेपर होता है आपका। अब इसमें किस किस तरीके के प्रश्न होंगे या किस किस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात है अपठित बोध। अपठित बोध का मतलब होता है कि इसमें से आपको जो अपठित काव्यांश होता है, एक तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, आप इसे काव्यांश कह सकते हैं, पद्यांश कह सकते हैं, और एक होता है गद्यांश। ये दोनों आपके 6-6 नंबर के रहेंगे और इसमें 12 नंबर का टोटल जो है मार्क्स आपके रहेंगे। 12 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो आपके अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे बात करें रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन आपके 16 नंबर का रहेगा। आगे हम पूरा डिटेल से समझेंगे कि रचनात्मक लेखन में क्या क्या चीजें आएंगी, कितने कितने नंबर की आएंगी। ये तो केवल एक ओवरऑल बताया गया है कि किस किस किताब से क्या क्या चीजें आने वाली है, या किस किस टॉपिक से क्या क्या चीजें आएंगी और कितने नंबर की आएंगी। 16 नंबर का आपका टोटल रचनात्मक लेखन रहेगा, जिसमें आपके पत्र आ जाएंगे और प्लस निबंध आ जाएगा, क्योंकि निबंध और पत्र ही रचनात्मक लेखन कहलाता है जिसमें रचना करनी पड़े। उसके अलावा बात करते हैं व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण आपके 8 नंबर की रहेगी, जिसमें आपके जैसे शब्द शक्ति है, अलंकार है, भाषा व्याकरण लिपि है, आगे बाकी चर्चा करेंगे अभी। आरोह जो आपकी मेन पुस्तक है, यानी आरोह जो आपके 12th में थी, सॉरी जो 11th क्लास में थी वो भाग 1 थी, और 12th में आपके भाग 2 है। नाम वही है सेम। 32 नंबर का टोटल इसमें से मैटर रहेगा। क्या क्या चीजें आएंगी आगे बात करेंगे। वितान इसके अलावा एक छोटी सी पुस्तक है आपके, और वो भी भाग 2 है, क्योंकि भाग 1 आप 11th में पढ़ चुके हैं। और उसमें से टोटल आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। केवल वितान में से सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते हैं और कुछ नहीं आता। तो आइए एक बार अब आगे चल के एक बार और गहराई से इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 12 नंबर का आपके अपठित गद्यांश पद्यांश आने वाले हैं। देखिए अलग से लिखा हुआ है यहाँ पर, अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से 6 नंबर का आपके मैटर आने वाला है, और उसमें भी आपको सीधा अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी इसीलिए होता है कि आपको कम से कम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पता तो होना चाहिए ना प्रश्न किस किस तरीके के आएंगे। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि पिछले साल किस लेवल का पेपर था, किस तरीके का जो है पेपर आया था बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे चैनल पर पहले से मैंने वो अपलोड कर रखा है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद बात करें अपठित पद्यांश की। अपठित पद्यांश में भी सेम रहेगा, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अति लघुतरात्मक रहेंगे। अति लघुतरात्मक का मतलब होता है एक एक नंबर के लगभग प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कई बार वो एफएसएल वाले प्रश्न भी पूछ लेता है, लेकिन सिलेबस में कहीं भी वो चीज मेंशन नहीं है, तो वो सीधा भी पूछ सकता है। बात करते हैं रचनात्मक लेखन की। रचनात्मक लेखन का मतलब होता है रचना, क्रिएटिव, यानी कि आपको अपने मन से कोई चीज रचना करनी पड़े। जैसे निबंध लेखन होता है, आप मन से रचना करते हैं, हालांकि पढ़ने के लिए हम अलग अलग पुस्तकों से तैयार करते हैं उसे। विकल्प सहित आपके ये दिया जाएगा। विकल्प का मतलब होता है कि आपके निबंध के ऑप्शन आएंगे, यानी 1 से लेकर लगभग 5 या 4 निबंध आपको दिए जाएंगे, और उसमें से आपको एक करना है। विकल्प का मतलब ये है लगभग 300 शब्द आपको उसमें लिखने हैं, और टोटल आपके जो निबंध लेखन रहेगा वो रहेगा 5 नंबर का। यानी रचनात्मक लेखन 16 नंबर का है, उसमें दो चीजें हैं, एक निबंध हो गई, एक पत्र हो गया। उसमें से 5 नंबर का अपने निबंध रहेगा, और 4 नंबर का अपने पत्र लेखन और प्रारूप लेखन है। पत्र और प्रारूप लेखन की वीडियो पहले से उपलब्ध है आधुनिक हिंदी पर, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप अर्ध सरकारी पत्र, निविदा, विज्ञप्ति में कंफ्यूज रहते हैं तो आप आराम से वहां जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है हिंदी अनिवार्य या हिंदी साहित्य में, तो आप यहां पर हमारे चैनल पर कमेंट करिए, उस पर मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। पत्र और प्रारूप लेखन में क्या अंतर है आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्ध सरकारी पत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, इनमें से आपको विकल्प दिया जाएगा, यानी 2 पत्र लगभग आएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, और टोटल वो 4 नंबर का होगा।
इसके बाद बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक की। देखिए कई बार बच्चों को इस चीज का पता ही नहीं रहता है कि अभिव्यक्ति और माध्यम नाम से उनके बाकायदे किताब चलती है सिलेबस में। क्योंकि किताब एक तो अधिकांशतः शॉप्स पर उपलब्ध नहीं रहती, बच्चे भी इसे परचेज नहीं करते हैं, तो इसमें से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी मैं कोशिश करूंगा इसके अधिकांश बिंदु जो है वो आपको आधुनिक हिंदी पर पढ़ाए जाए। अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, यानी तरह तरह के जो लेखन होते हैं, लेखन से मतलब होता है कि जैसे एक पत्रकार है वो किस तरह से अपने अखबार के लिए चीजें लिखता है, स्तंभ लेखन क्या होता है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का क्या काम है, सब पर डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। अब इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे? विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन है, ये जो टॉपिक है ये 4 नंबर का रहेगा। इसमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्या क्या क्वेश्चन होंगे? दो तो बहुचयनात्मक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे ए बे से वाले दो, और एक क्वेश्चन आपके लघुत्तरात्मक रहेगा। लघुत्तरात्मक का मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें 4 से 5 लाइन आप में कम से कम लिखनी होती है, 40 से 45 शब्द आपको उसमें लिखने होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फीचर और आलेख। फीचर और आलेख आपको लिखवाया जा सकता है किसी भी बिंदु पर, जैसे बस्ते का बढ़ता बोझ, इस पर एक फीचर लिखिए, आलेख लिखिए। दोनों में अंतर क्या है हम आने वाली वीडियोस पर चर्चा करेंगे, जब हम अव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक की बात आधुनिक हिंदी पर करेंगे। यहां मेरा उद्देश्य आपको केवल सिलेबस समझाना है, पाठ्यक्रम की बात करना है, इसलिए हम उतनी बात यहां पर करेंगे। फीचर और आलेख में से एक आपको दिया जाएगा, 3 नंबर का होगा, और 100 शब्द में आपको उसको लिखना है, एक बढ़िया सा पैरा बनाकर। अब बात कर लेते हैं व्यावहारिक व्याकरण की। देखिए रचनात्मक और व्यावहारिक व्याकरण में फर्क ये होता है कि रचनात्मक व्याकरण में तो आपको कुछ लिखना होता है अपने मन से, क्रिएटिविटी आपको दिखानी होती है, उसमें रचना करनी होती है, कुछ बनाना होता है। जबकि व्यावहारिक व्याकरण में जो बिंदु दिया गया होता है उसमें से प्रश्न आते हैं सीधे सीधे। जैसे पहला टॉपिक आपके रहेगा भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। भाषा, व्याकरण, लिपि का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा अपने चैनल पर, डिस्क्रिप्शन से लिंक है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। 2 नंबर का इसमें से प्रश्न रहता है, वो भाषा से प्रश्न कर सकता है, व्याकरण से प्रश्न कर सकता है, लिपि से प्रश्न कर सकता है, आएगा 2 ही नंबर का। प्रश्न किस टाइप के होंगे देखिए, व्यावहारिक व्याकरण में से जितने भी बिंदु हैं उन सब में प्रश्न कितने नंबर के आएंगे और किस किस तरीके के आएंगे देखिए। पहली बात तो भाषा, व्याकरण और लिपि 2 नंबर का आने वाला है। 2 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, यानी पूरा जो व्यावहारिक व्याकरण का आपके ये जो सिलेबस है इसमें 2 तो आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एबेसेडे वाले क्वेश्चन। 6 आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे सीधे सीधे। और देखिए इसमें अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया ना तो ये आपके जो व्यावहारिक व्याकरण के 8 नंबर है ये आपको पूरा कंप्लीट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैं तो हुई आपके लिए, आप मुझे कमेंट करिए आराम से, और आने वाली वीडियोस में हम सारे सॉल्यूशंस देख लेंगे, सारे तरीके से उसको सीख लेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए आपको। 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ गए। इस तरह से जो है व्यावहारिक व्याकरण में से प्रश्न आएंगे, और उसका पहला बिंदु है भाषा, व्याकरण और लिपि, जो कि 2 नंबर का है। अब आगे चलते हैं, व्यावहारिक व्याकरण में अगला बिंदु क्या है? व्यावहारिक व्याकरण में अगला बिंदु है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का मेरा वीडियो पहले से उपलब्ध है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। शब्द शक्ति का हालांकि पुराना वीडियो है लेकिन बहुत बढ़िया वीडियो है, और बहुत अच्छे व्यूज भी है उस पर, बहुत अच्छे लोगों के अच्छे कमेंट्स उस पर आए हैं, बहुत सारे लाइक्स हैं, और बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया, हालांकि 2-3 साल पहले का है। आप देखिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। फिर भी मैं आने वाले टाइम में इस पर न्यू वीडियो बनाने वाला हूं, चिंता मत करिए, नया वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा शब्द शक्ति का। ये भी 2 नंबर का होगा। अलंकार जो है ये आपके 2 नंबर के होंगे। अलंकारों में चेंज किया था अभी लास्ट एग्जाम में, तो पहले जो अलंकार थे उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जैसे अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति पहले नहीं था, बाकी थे। विरोधाभास पहले था, अतिशोक्ति नहीं था, फिर डाल दिया। जो भी है आपके लिए तो सारा नया है। अलंकार आपको पढ़ने हैं, और अलंकारों में जो सामने अलंकार दिए हुए हैं ना, बस इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, और 2 नंबर का प्रश्न होगा सीधा सा। वही पैटर्न होगा जैसा मैं पीछे बता चुका हूं। अलंकारों में से भी वही 2 बहुवचनात्मक प्रश्न पूछेगा, रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, उनमें वो अलंकार भी डाल देगा। मतलब सबके लिए है ये वाली जो बात है, यानी व्यावहारिक व्याकरण में जितने भी बिंदु आएंगे उनमें से 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। वो किसमें से दे वो उसकी मर्जी है एग्जामिनर की। 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न देगा। सप्तशक्ति की बात हो गई, 2 नंबर का प्रश्न है। अलंकार की बात हो गई, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। पारिभाषिक शब्दावली में से भी 2 नंबर का आपके प्रश्न पूछा जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली पर आने वाले टाइम में मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूं। हालांकि इतना कोई ज्यादा डीपली इसमें से पूछा नहीं जाता, डीपली पूछेगा भी क्या, क्योंकि ज्यादा डिटेल्ड इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें केवल आपको स्पेलिंग पूछी जाती है इंग्लिश की। वो 2 तरीके से पूछ सकता है, एक इंग्लिश की स्पेलिंग दी, उसका हिंदी अर्थ आपसे पूछ लिया कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। इधर आपको एक अंग्रेजी का शब्द दे देगा और उसका हिंदी पूछेगा आपसे, या फिर हिंदी वाला कोई शब्द दे दिया मान लीजिए जो अपने कार्यालय आदि में प्रयोग होता है, और इधर आपसे उसका अंग्रेजी वाला जो है स्पेलिंग पूछ लेगा। बस ये आपको तैयार करना होता है।
आपके जो आरबीएससी के द्वारा किताब चलती है रचना और व्यावहारिक व्याकरण की, उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली दी गई है वो मैं बच्चों को कहता हूं कि आप तैयार करिए। अधिकांश प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ भी वो जो है आपको मैं उपलब्ध करवाऊं आधुनिक हिंदी पर। अब हम खंड 3 की बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा था आरोह जो भाग 2 आपकी किताब है, मेन जो आपकी पुस्तक है, वो 32 नंबर की है। 32 नंबर का मतलब है कि टोटल 32 मार्क इसमें से आपको मिलेंगे। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कैसे कैसे आएंगी, देखिए चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न आने का तरीका है वो है एक सह प्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जाएगी गद्य खंड से, यानी जो कहानियों वाले जो चैप्टर होते हैं आप जिसे सरल भाषा में समझे। उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा दो, मतलब अथवा में प्रश्न आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना है। और एक क्वेश्चन करना है और कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। वैसे ही जैसे गद्य में था वैसे ही कविता वाला जो पोर्शन है पद्य भाग, उसमें से भी आपको विकल्प दिया जाएगा और 6 नंबर के आपके सह प्रसंग व्याख्या आएगी। अगर सह प्रसंग व्याख्या लिखने में आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो सारे जितने भी चैप्टर उनके सह प्रसंग व्याख्या मैं यहाँ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। उसमें से अधिकांश तो मैंने पहले अपलोड कर दिए वीडियोस, आप वहां जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा। बात करते हैं किसी भी एक कवि या लेखक का परिचय आएगा, विकल्प सहित आएगा। और एक चीज याद रखिए, आरोह में आपके जो कवि और परिचय हैं बस वही पूछे जाएंगे, वितान में कवि परिचय आपसे नहीं पूछा जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर हम कवि कवि याद कर लें क्योंकि ऑप्शन तो आने ही वाला है, ऑप्शन में एक कवि एक लेखक आएगा, तो हम केवल कवि याद कर लेते हैं, लेखक छोड़ देते हैं। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि देखिए यहां बाकायदा लिखा हुआ है किसी एक कवि या लेखक का परिचय विकल्प सहित। अब वो दो लेखक भी दे सकता है, दो कवि भी दे दे, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए ऑप्शन जरूर आएगा, आपके विकल्प लिखा हुआ है सामने, लेकिन वो दो कवि भी दे सकता है, दो लेखक भी दे सकता है, या फिर एक कवि एक लेखक दे सकता है। लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको इसका जवाब लिखना होगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आने वाली वीडियोस में एक एक करके पूरा तरीके से पैटर्न सिखाते हुए कि किस तरह का कवि परिचय आप एग्जाम में लिखें ताकि आपको और अच्छे नंबर मिले, मैं यहां पर आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, तो निश्चिंत रहिए इसके लिए भी आप। फिर हम बीच में इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो मॉडल कॉपीज बोर्ड की है, यानी कि जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें बच्चों ने किस तरीके से अच्छा लिखा जिससे कि उनको अच्छे नंबर मिले, उन पर भी हम चर्चा करेंगे ताकि आपकी एक बहुत बढ़िया तैयारी हो जाए। आइए आगे बात करते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स कैसे आएंगे? प्रश्नोत्तर आएंगे गद्य भाग से। क्या क्या आएंगे? 3 तो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे गद्य भाग से। गद्य भाग का मेरा मतलब है कहानियां, निबंध, संस्मरण, इस तरह के जो गद्य खंड होता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है 12th क्लास, तो आपने देखा होगा भक्तिन, जयशंकर प्रसाद, इस धर्मवीर भारती, इस तरह के चैप्टर आपके हैं। तो वहां से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑप्शनल होंगे एबेसेडा वाले। एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा जिसमें भी क्या होगा, विकल्प सहित। एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न का मतलब होता है निबंधात्मक प्रश्न आएगा, और टोटल जो मैटर होगा आपका ये 8 नंबर का होगा क्वेश्चन आंसर्स में। किस खंड में? गद्य खंड में। वैसा ही सेम पैटर्न पद्य भाग से भी होगा, यानी कविताओं वाले पोर्शन से, और वो भी कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फटाफट वितान पुस्तक की। वितान आपकी पतली सी किताब है, थोड़ी सी उसमें कहानियां हैं, बस उनको आनंद के साथ पढ़ना है। कहानियां मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा भी, किस तरह के प्रश्न बीच बीच में से पूछ लिए जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए। वितान में से क्या क्या आएगा? 12 नंबर का मैटर होगा टोटल। उसमें से किस किस तरह से जो है डिवीजन है, दो तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, उसमें भी ऑप्शन होंगे, विकल्प होगा कौन सा करना है, दो में से एक करना होगा। 60 से 80 नंबर में जवाब देना होगा, 6 नंबर का प्रश्न होगा, सीधी सी बात है निबंधात्मक प्रश्न आएगा। फिर दो बहुचयनात्मक ऑप्शनल क्वेश्चन और दो लघुत्तरात्मक प्रश्न, और दोनों मिलाकर 6 नंबर के होंगे। इस तरह से आपके वितान का जो है मामला रहेगा। अब आप देखिए नीचे निर्धारित पुस्तकें आपकी लिखी हुई है, जैसा कि मैं चर्चा भी कर रहा था अभी। आरोह की हमने बात कर ली है, वितान की हमने बात कर ली है, और अभिव्यक्ति माध्यम भी एनसीईआरटी के द्वारा किताब चलती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर लें, किसी दोस्त के पास उपलब्ध हो जाए, किसी जानकार के पास उपलब्ध हो जाए जो जिसने 12वीं का एग्जाम दे लिया है, उससे आप ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभिव्यक्ति माध्यम से कई बार अंदर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मतलब जो चैप्टर है उसके लाइन से क्वेश्चन उठाकर पूछ लेते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पासबुक पर डिपेंड रह जाते हैं, रिफ्रेशर पर डिपेंड रह जाते हैं, वहां उतने प्रश्न जो है मिलते नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई भी रिफ्रेशर जो है वो एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाकर दे दे। और एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, फिर उसमें से कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कोशिश करें किताब अगर मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, अगर नहीं है तो बाकायदा किताब को पीडीएफ फॉर्म में लेकर यहां पर मैं वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो निश्चिंत रहिए, आधुनिक हिंदी का आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां हिंदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट में, सारी चीजें आप डिटेल से जान सकते हैं। और खास तौर से ये वीडियो आपके कक्षा 12th के लिए बनाया गया है। आप सबको बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।